नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पहला टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम आगे से अध्ययन करते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि है दाब लगाना। यह विधि उन पादपों में उपयोग में ली जाती है जिनकी शाखाएं लंबी व लचीली होती हैं। इस विधि में पादपों में कृत्रिम रूप से जड़ों को उत्प्रेरित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत मुख्य पादप शरीर के कायिक भाग जैसे स्तंभ या शाखा को मातृपादप से अलग करने से पहले उसमें अपस्थानिक जड़ों को निर्मित किया जाता है। यह विधि पुनः दो प्रकार की होती है। पहली है टीला दाब विधि, दूसरी है वायु दाब विधि, जिसे गुटी लगाना भी कहते हैं। दाब लगाना विधि का प्रथम प्रकार है टीला दाब विधि। यह प्रक्रिया सामान्यतः उन पौधों में अपनाई जाती है जिनमें कलम लगाने की क्रिया सफल नहीं हो पाती। इस विधि में पौधे के तने के किसी निचली शाखा को झुकाकर उसे नम या आर्द्र मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि दाब लगाने की क्रिया में मृदा के जो समीपवर्ती अर्थात जो नीचे की जो शाखाएं होती है तथा जो लंबी हो सकती है और लचीली शाखाओं को नीचे की ओर झुकाकर उन्हें हल्का सा छीलकर अर्थात उसकी छाल को हटाकर उसे मृदा में रोपित कर दिया जाता है या उसको गाड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इनमें से जड़ें निकल जाती हैं, जिसे बाद में मुख्य तने से काट लिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। टीला दाब विधि के उदाहरण हो सकते हैं अंगूर, स्ट्रॉबेरी और रसभरी। अब यहाँ पर टीला दाब विधि का चित्र दिया गया है। चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो इसकी निचली जो शाखाएं हैं उसको हमने एक तरफ झुका दिया है और उसको भूमि के भीतर डाल दिया है, और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें बाद में अलग करके नए पादप के रूप में हम उसको रोपित कर सकते हैं। अब टीला दाब विधि की सावधानी देख लीजिए। दबाते समय अर्थात जब हम इसकी निचली शाखा को भूमि के भीतर की ओर गाड़ते हैं उस समय यह ध्यान रखा जाए कि उस शाखा की एक या अधिक पर्व संधियाँ जमीन के भीतर दब जाए। कम से कम 2 या 3 पर्व संधि यहाँ पर होनी चाहिए, और इसका जो दूसरा किनारा या शीर्ष भाग होता है जहाँ पर पत्तियाँ लगी हो वो जमीन से बाहर की ओर निकली रहे। दाब लगाने की दूसरी विधि है वायु दाब विधि, या जिसे गुट्टी लगाना भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सामान्यतया झाड़ियों तथा वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं भूमि की सतह से समीप नहीं होती। इस विधि में पादप की वायव्य शाखा से वलय में छाल को निकाल देते हैं, या इस क्रिया में पौधों की कठोर शाखा को हल्का सा छीलकर इसके चारों ओर गीली मिट्टी या रुई लपेटकर पॉलीथीन से ढककर बांध देते हैं। इस लिपटे हुए भाग को ही गुट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए इस शाखा पर पानी की बूंद बूंद गिराई जाती है ताकि मिट्टी गीली और नम बनी रहे। कुछ समय पश्चात हम यहाँ देखते हैं कि जड़ें निकल आती हैं। अब इसे मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं और उसके पश्चात उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिससे शीघ्र ही नए पादप का निर्माण हो जाता है और समय समय पर इस पर पादप हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इस विधि के द्वारा नारंगी, अमरूद, लीची, संतरा आदि पादपों का निर्माण किया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन की अंतिम विधि है जिसे रोपण या अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस विधि में दो पादपों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वह एक ही पादप के रूप में वृद्धि करें। इसमें पहले पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण किया जाता है अर्थात जो पादप ऊपर की ओर होता है उसे कलम या सियोन कहते हैं। इसमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यह सदैव उत्तम किस्म का फल या पुष्प या शाखा होनी चाहिए, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा अर्थात जो जड़ वाला पादप वाला भाग होता है, दूसरे पादप या जड़ वाला पादप जिस पर कलम लगाई जाती है उसे हम स्कंद या स्टोक कहते हैं। यह सदैव मजबूत होना चाहिए क्योंकि यह पादप का आधार भाग होता है। रोपण की इस विधि में दोनों कटे हुए भाग अर्थात स्कंद एवं कलम, इन दोनों को जोड़कर सुतली से अच्छी तरह से बांध देते हैं। उसके बाद उस पर नम मिट्टी या मोम का लेप लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक पौधे का विकास होता है। इस विधि का उपयोग मुख्यतया अंगूर, अमरूद, नाशपाती
आम एवं सेब के फलों को पौधों में किया जाता है। इस क्रिया में जड़ सहित कटे हुए भाग को स्टॉक कहते हैं, जबकि दूसरे तने जिसका ऊपर से लगाते हैं उसे सियोन कहा जाता है। सियोन जो होता है वो वांछित पौधे का होना चाहिए, जबकि स्टॉक उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं खनिज लवणों का होना आवश्यक है। इस विधि में दो पौधों के उत्तम लक्षणों को एक ही पादप पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात आर्थिक महत्व के पादपों में किस्म की सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक ही स्कंद पर विभिन्न जातियों के कलम रोपित किए जा सकता है, जैसे नींबू के स्कंद पर संतरा, अंगूर आदि पौधों को रोपित किया जा सकता है। रोपण की क्रिया 4 प्रकार की होती है, अर्थात रोपण को 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहली विधि है जिसे जीवा रोपण या टंग ग्राफ्टिंग या वीप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। दूसरी विधि है क्राउन रोपण, जिसे क्राउन ग्राफ्टिंग या किरीट रोपण भी कहा जाता है। तीसरी विधि है वेज रोपण, जिसे वेज ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। चौथी विधि है कलिका रोपण, जिसे बड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। रोपण की प्रथम विधि है जिह्वा रोपण। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में स्कंद एवं कलम दोनों समान मोटाई या समान व्यास वाले होते हैं। दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, तिरछा या अंग्रेजी के वी आकार का कट लगाया जाता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक और सियोन, अर्थात स्कंद एवं कलम। स्कंद वाले भाग के अंदर कलिका उपस्थित नहीं है, अर्थात उसमें जो भी कलिका थी उसको हमने हटा दिया, लेकिन जो सियोन या कलम वाला भाग है उसके अंदर कलिका उपस्थित होती है। तो कलम पर कलियां लगी रहने देते हैं, जबकि स्टॉक पर से सभी कलियों को हटा लेते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से बांध देते हैं। अब इन दोनों कटे हुए भागों को जोड़कर सुतली से अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। उसके बाद उस पर नम मिट्टी या मोम का लेप लगा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि स्टॉक और सियोन 2 भाग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है और उसके चारों ओर सुतली का लेप लगा दिया है और कुछ समय पश्चात यहाँ पर नए पादप का निर्माण हो जाता है। रोपण की दूसरी विधि है क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसे मुकुट रोपण या किरीट रोपण भी कहते हैं। इस विधि में स्कंद की मोटाई कलम से अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें कलम का निचला भाग नुकीला एवं लंबा होता है, जिसे स्कंद के खांच में लगाकर सूतली से कसकर बांध दिया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जो स्कंद का भाग होता है वह अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, जबकि कलम का भाग अपेक्षाकृत पतला होता है और ये नुकीला भाग इस स्कंद के भीतर की ओर प्रवेशित करवा दिया जाता है। इस क्रिया में स्कंद पर अनेक कलम रोपित किए जा सकते हैं और अंत में इस वाले भाग पर मोम लगा दिया जाता है या गीली मिट्टी या कपड़ा बांध दिया जाता है, जिससे इनकी एदा आपस में जुड़ जाती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। रोपण की तीसरी विधि है वेज रोपण, जिसे वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसमें स्कंद एवं कलम का व्यास समान होता है, जबकि क्राउन रोपण में स्कंद का व्यास कलम से अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस क्रिया में स्कंद पर वी आकार का काट लगा देते हैं, जबकि कलम या श्यान पर वेज आकार या उल्टे वी आकार का कट लगा देते हैं। अब श्यान को स्टॉक पर रखकर कसकर बांध देते हैं। अब इन दोनों कटे हुए भागों को जोड़कर सुतली से अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। उसके बाद उस पर नम मिट्टी या मोम का लेप लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। वेज रोपण का चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें स्कंद या नीचे वाले भाग पर अंग्रेजी के वी आकार का काट लगाया गया है, जबकि कलम वाले भाग या ऊपर वाले भाग पर उल्टे वी आकार का काट लगाया गया है। तत्पश्चात दोनों भागों को सूतली की सहायता से बांध देते हैं, फिर मोम लगा देते हैं। तत्पश्चात ये दोनों पादप जुड़ जाते हैं और कुछ समय पश्चात या कुछ महीनों बाद यहाँ पर नए पादप का निर्माण हो जाता है। रोपण की अंतिम विधि है कलिका रोपण, जिसे बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इस विधि में कलिका का रोपण किया जाता है। इसमें स्कंद की छाल में अंग्रेजी के टी आकार का चीरा लगाया जाता है
कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि अब छाल को सावधानीपूर्वक हटाया जाता है, उसमें कलिका को प्रवेश करवाया जाता है, तत्पश्चात इन्हें बांध दिया जाता है और इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गुलाब।